आप देख रहे हैं RPKP इंडिया न्यूज। नमस्कार, मैं शिव विनायक तिवारी RPKP इंडिया न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आइए नगर में चलते हैं शहर से जुड़ी कुछ खास खबरों की। नमस्कार, मैं गुलशन चक्रवर्ती RPKP इंडिया न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम ऐसी शख्सियत के सामने बैठे हुए हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आपके परिवार के सहयोग या महत्वपूर्ण योगदान की चर्चा करें तो आज पूरा कैमूर नगर माननीय के परिवार से परिचित है। डॉक्टर श्री के पांडे जी के सुपुत्र श्री पितरेश पांडे जी आज हमारे समक्ष बैठे हैं। पांडे जी, आपका स्वागत है RPKP इंडिया न्यूज में। बहुत अमूल्य समय आपने दिया और जिस तरह आज कोरोना वायरस महामारी चल रही है, लॉकडाउन चल रहा है, सबसे बड़ा मुद्दा जो गर्मजोशी का चल रहा है शिक्षा को लेकर के, शैक्षणिक व्यवस्था को लेकर के, तो उसमें आप अपने क्या विचार रखना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आपने आज अपने इस ऑफिस में मुझे आमंत्रित किया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी। रही बात आपके प्रश्न की, जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पे आधारित है, तो उसमें आप क्या जानना चाहते हैं? फीस से संबंधित जानना चाहते हैं? फीस के संबंध में भी जो है विगत दिनों कुछ जनप्रतिनिधियों ने, समाज सेवी ने ट्यूशन के शब्द का बार बार इस्तेमाल किया। ट्यूशन फीस लग रही है या फीस जो है नहीं लगनी चाहिए गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से, तो उस विषय को आप किस तरीके से प्रस्तुत करेंगे? देखिए सर, एक आम नागरिक के नजरिए से अगर मैं बात करूं जी, तो RTE, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। जी जी। विडंबना ये है कि शिक्षा हमारा अधिकार भी है जी, और उस अधिकार को प्राप्त करने के लिए हमको बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ रही है फीस के रूप में। मैं ये नहीं कहता कि शैक्षणिक संस्थाओं को ट्यूशन फीस नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए, क्योंकि उनके यहाँ भी बहुत से लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं, शिक्षक हैं, ट्यूशन की फीस से वो अपना स्कूल का डेवलपमेंट करते हैं, डेस्क बनाते हैं, स्टेशनरी बनाते हैं, लाइब्रेरी बनाते हैं, बच्चों की मनोरंजन के करते हैं, कंप्यूटर्स वगैरह दिलवाते हैं, लेना चाहिए। लेकिन देश का दुर्भाग्य ये है कि जहाँ पे शिक्षा को अनिवार्यता दी गई है, जहाँ पे शिक्षा को बताया गया है कि आपका अधिकार है, अनिवार्य है, उस अनिवार्य अधिकार के लिए आज दिनांक तक शासन के पास ऐसा कोई मद नहीं है जिसका डायरेक्ट बेनिफिट पेरेंट्स के ऊपर या बच्चे के ऊपर जा सके। जी जी। मेरा ऐसा मानना है कि शासन को या प्रशासन में जो भी हमारे लोग बैठे हैं या जो भी हमारे अधिकारी हैं, जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनको एक ऐसी नियमावली तैयार करना चाहिए जिससे डायरेक्ट जो बेनिफिट है वो पेरेंट्स को मिले। अच्छे लोग हैं जो कम से कम अपनी अच्छी सलाह दे सकते हैं, कोई रचनात्मक कार्य बता सकते हैं, कैसे प्लान किया जा सकता है, उससे संपर्क रहना चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए। ऐसा देखा गया नगरीय चुनाव आते आते वो एक पुराना गीत मुझे याद आ रहा है, राजा की आएगी बारात, रंगोली होगी रात, मगर मैं नाचूंगी। वो पता नहीं कब राजा की बारात आएगी, कब रंगीली रात होगी, कब यहाँ की जनता जागेगी या नाचेगी। तुम्हारे एक नगरीय चुनाव के समय ही आदमी स्टैंड क्यों लेता है? जनप्रतिनिधि, एक सामान्य नागरिक भी ऐसे ऐसे कार्य करता है जो 5 साल आने के पहले कमिटमेंट करता है और आने के बाद एकदम से जो है जो पार्षद बना, अध्यक्ष बना। और जितनी मेरी उम्र मैंने देखा है कि क्षेत्र के विकास में अगर कहीं कोई अड़चनी आ रही है, कोई कोऑर्डिनेशन की कमी आ रही है, तो बस हम पार्षद बन जाए, कंपनी हमें वेंडर दे दे, हम अपनी जीविका के साधन में जुड़ जाएं। जिन लोगों ने हमसे एक आशा लेकर के हमें जनप्रतिनिधि बनाया है, इस मुकाम तक पहुंचाया है, तो वो फिर ऐसा क्या माने एक कोऑर्डिनेशन टूट जाता है, वो तालमेल टूट जाता है। कहाँ ऐसी कमी आती है कि जनता फिर 5 साल या क्षेत्र का विकास फिर 5 साल डमी में चला जाता है? देखिए, आपका जो प्रश्न है उस प्रश्न पर मैं टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा कि हर व्यक्ति का एक जीवन यापन करने का एक प्लेटफॉर्म होता है। जी। कौन ठेकेदारी कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हर व्यक्ति अपने परिवार के लिए स्वतंत्र है कुछ भी करने के लिए, तो एक अनदर इशू है। बट मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन में या प्रशासन के लोगों में और जनप्रतिनिधियों में कुछ समन्वय की कमी रहती है। जी। अब वो समन्वय और उस समन्वय की कमी से, उस समन्वय की कमी से जो कष्ट उठाना पड़ता है नागरिक को उठाना
चलिए आपकी बात को क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि नियमावली से कोई आदमी काम अगर करे तो काम पूरा हो। सबसे बड़ी बात ये कि एक दृढ़ इच्छा शक्ति का होना परम आवश्यक है, एक चाहे वो लोक सेवक हो और चाहे जनप्रतिनिधि हो। आपको एक क्रिएटिविटी रखनी पड़ेगी, आपको कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जो आप ही पब्लिक के बीच में ढूंढेंगे, आप ही निकालेंगे और आप ही उसको क्रियान्वित करेंगे, जिसका लाभ पब्लिक की तरफ मिले, क्योंकि पब्लिक ने आपको चुन के भेज दिया है। आप क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो आपकी व्यवस्था, उसको पब्लिक कुछ कहती भी नहीं है। लेकिन पब्लिक को ये चाहिए कि हमने अगर आपको बनाया है तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं, बिजली, पानी, सड़क, रोजगार और हमारी सबसे बड़ी चीज है सुरक्षा, एक बात। दूसरी बात मैं आपको कहूंगा कि जो लोक सेवकों का परम कर्तव्य जो होता है वो सेवा भाव होना चाहिए। पब्लिक को डायरेक्ट आज 75 साल 77 साल हो गए देश को आजाद को, मैं समझ पा रहा हूँ कि प्रशासन से अभी भी पब्लिक का डायरेक्टली जो है जुड़ाव नहीं हो पा रहा। उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि आज भी थोड़ी सी तो अशिक्षा है ही है। दूसरा, कुछ हमारे जो ग्रामीण अंचलों के लोग हैं या कुछ हमारे ऐसे लोग हैं जिनको शासकीय कार्यान्वयन किया जाना चाहिए, ताकि अभिभावक अपने अधिकारों को, अपने मूल्यों को, अपने बच्चों के भविष्य का निर्धारण उस बैलाज के हिसाब से कर सके। उसको पता होना चाहिए कि इस स्कूल की अधिकतम फीस क्या है जी, इस स्कूल में जाने से मेरे बच्चे का भविष्य कितना अच्छा रहेगा। भाई हम शिक्षकों के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि शिक्षक तो अपना काम ही कर रहे हैं, वो लोगों को अपनी शिक्षा ही दे रहे हैं और वही हमारे भविष्य के निर्माता बन रहे हैं, हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो जो वो मेहनत कर रहे हैं उसमें उनको मिलना चाहिए। मैं शासन से केवल ये जानना चाहता हूँ कि ट्यूशन फीस जो कि सबसे ज्यादा होती है, शासन ने और माननीय न्यायालय ने एक आदेश पारित कर दिया कि केवल ट्यूशन फीस ही वसूली जाए और सभी उसके पीछे पड़े हुए हैं। ट्यूशन फीस मतलब शैक्षणिक शुल्क, वही सबसे ज्यादा है। आप एक बात बताइए कि बहुत छोटे से क्लास के बच्चे की, LKG UKG के बच्चे की ट्यूशन फीस 1600 रुपए, 1700 रुपए, 1800 रुपए। अन्य शुल्क तो केवल 200-250 रुपए जी, अन्य शुल्क तो सिर्फ 200-250 रुपए है। तो जो आदमी 1700-1800 रुपए दे रहा है, क्या 200-250 दे सकता है? बिल्कुल निश्चित रूप से दे सकता है। मेरी आपके माध्यम से शासन प्रशासन से और जनप्रतिनिधियों से केवल ये विनती है कि वो ट्यूशन फीस पे अपने ध्यान केंद्रित करें। ट्यूशन फीस से जो भी रिलैक्सेशन वो बच्चों को दे सकते हैं या अभिभावकों को दे सकते हैं। कोरोना काल चल रहा है, बहुत से लोगों के काम धंधे बंद हुए पड़े हैं, बहुत से लोगों का जीवन यापन किस हिसाब से चल रहा है, और जबकि आपने उसका अनिवार्य कर दिया है। शैक्षणिक संस्थाओं में आपने शिक्षा का अधिकार आपने प्रथम रखा हुआ है, तो जो हमारा अधिकार है उसका हमको इतना अधिक मूल्य क्यों चुकाना पड़ रहा है? विसंगतियां यहाँ पे। अभी विगत दिनों RPKP न्यूज़ के माध्यम से स्थानीय उपखंड मजिस्ट्रेट ने भी उस विषय में संज्ञान लेते हुए कहा था कि जो सक्षम लोग हैं वो अपनी स्वेच्छा से फीस या ट्यूशन फीस के नाम से अपना पेबल कर सकते हैं, लेकिन जो असक्षम है उनके ऊपर स्कूल या स्कूल महाप्रबंधक के माध्यम से कोई भी बाध्यता, कोई प्रेशर न बनाया जाए अथवा कानूनी रूप से उनके ऊपर एक FIR दर्ज होगी। तो उसमें अपन किस तरीके से मोटिवेट करेंगे अपनी गाइडलाइन को? इसको सर, सक्षम और असक्षम का प्रश्न चिन्ह जो है ये शासन के मापदंड पे हो सकता है, राजनीतिक पार्टियों के मापदंड से हो सकता है, लेकिन जहाँ तक बच्चों के भविष्य का सवाल है, जो भी बच्चा शाला में जाता है वो वहाँ पहुँच के विद्यार्थी है, ना वो किसी बड़े का लड़का ना वो किसी छोटे का लड़का, वो वहाँ पे विद्यार्थन करने के लिए जा रहा है। बड़ों को आप किस कैटेगरी में रखेंगे? शासन जाने। छोटों को या गरीबों को या ऐसे लोग जिनके पास धन नहीं उनको आप किस कैटेगरी में रखेंगे? शासन जाने। मेरा मुख्य रूप से मैं भी एक अभिभावक हूँ, मेरा प्रश्न केवल ये है कि शासन जो भी नियम बनाए या जो भी कानून बनाए उसका बेनिफिट शाला में अध्ययनरत सभी बच्चों को मिले, ना कि किसी एक बच्चे को मिले, क्योंकि फीस तो सब अपने बच्चों की दे रहे हैं और भविष्य हर आदमी अपने बच्चे को बनाना चाहता है। तो वो आदमी, वो मद, शासन, वही मैं कह रहा हूँ, वो मद, शासन जब इतने मद बनाते हैं, हर चीजों का मद है, तो शिक्षा विभाग का एक मद अलग क्यों नहीं? एक बात। दूसरी चीज, हर एक शैक्षणिक संस्थाओं में एक लोकल समिति होती है, इसलिए यहाँ पे कैमूर में कुछ शालाएं होंगी, मैं नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन बहुत सी शालाएं ऐसी हैं जहाँ पे शिक्षा समितियाँ तो हैं, लेकिन उसमें जो है लोकल गार्जियन जो हैं, जिनके बच्चे जो पालक हैं, उनका पार्टिसिपेशन नहीं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि एक समिति ऐसी बने जिसमें शिक्षा विभाग के लोग, चाहे वो PO चाहे DO लेवल के लोग हो,
हमारे जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हो, हमारे माननीय विधायक जी हो, या उनका कोई प्रतिनिधित्व करने वाला हो, नगर पंचायत के अधिकारीगण हो, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हो, उनके साथ साथ कम से कम 50% अभिभावक उसमें ऐसे हों जो संबंधित स्कूल के पालक हों, ताकि वो जो बात रखें वो शासन प्रशासन तक पहुंच सके। नंबर 1। दूसरा मेरा सुझाव ये है कि एक टोल फ्री नंबर हर डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए। एक टोल फ्री नंबर हर डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए, जो अभिभावक डायरेक्ट उसमें अपनी बात कहे और अपनी शिकायत दर्ज कराए, और उसका विदिन 2 डेज और 3 डेज उसका निराकरण उसके सामने आना चाहिए। हम शिक्षक को अगर एजुकेशन का अधिकार दिया हमने, तो बच्चों तक पहुंचना चाहिए। जी। और अगर इसका मतलब तो ये है कि अगर जिस व्यक्ति के पास पैसा नहीं है, आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है वो व्यक्ति, तो क्या उसके बच्चे पढ़ नहीं सकते या उनको पढ़ने का अधिकार नहीं? जी। आप बताइए। रही बात आपकी जो स्कॉलरशिप है या जो आप गरीबों को जो भी आप व्यवस्थाएं करते हैं शासन प्रशासन की तरफ से, वो उसकी प्रक्रिया इतनी लंबी है, बहुत से लोग उसमें से वंचित हो जाते हैं। रिकॉर्ड में तो आप दिखा रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग उस शिक्षा के क्षेत्र से अधिकार से वंचित है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो भी नियम बने वो सभी को ध्यान में रखते हुए बने और सबका उसका लाभ मिले, हर व्यक्ति अपने बच्चों का अच्छा जीवन यापन और उनके अच्छा निश्चित ही आपके विचार हमारे चैनल के माध्यम से प्रसारित किए जाएंगे और जन जन तक पहुँचेंगे। बहुत ही उत्तम विचार है। राजनीति की आपने चर्चा करी, तो बहुत लंबे समय से देखा जा रहा है राजनीति के क्षेत्र में अच्छे वरिष्ठ पदों में भी आपने अपनी भूमिका निभाई है और सभी पदों में पूर्ण निष्ठा के साथ आपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है, दायित्वों का निर्वहन किया है। लेकिन ऐसा क्या कारण है, आपसे हम जानना चाहेंगे कि अभी तक आप जिस क्षेत्र में थे, जिस फील्ड में थे, उसकी पब्लिसिटी आपने जो है नहीं करी, ऐसा क्यों? सर, पब्लिसिटी का जहाँ तक बात है तो मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है, मैं व्यक्तिगत जी कि सेवा जो होती है वो प्रदर्शन की चीज नहीं जी। राजनीति जो है वो एक सेवा भाव से करनी चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। आप मुझे एक बात बताइए, वृक्ष जो हैं वो हमको ऑक्सीजन देते हैं, हवा देते हैं, क्या वो अपना प्रदर्शन करते हैं? नहीं करते। गौ माता हमको दूध देती है जिससे हमारा जीवन यापन होता है, क्या वो अपना प्रदर्शन करती है? नहीं करती। नदियाँ, झरने या और भी पानी के ऐसे स्रोत जिससे हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जो प्रकृति अपने द्वारा किए हुए काम को और जनहित के काम को जो वो करती है, उसमें अगर वो कोई प्रदर्शन नहीं करती, तो अगर राजनीति हम सेवा भाव से कर रहे हैं तो उसमें प्रदर्शन की आवश्यकता तो कहीं होनी नहीं चाहिए। मेरा ऐसा मानना जी। मेरा व्यक्तिगत ये है, मतलब इस पे किसी के ऊपर मेरी टिप्पणी नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि सेवा वो हर व्यक्ति, कोई राजनीतिक व्यक्ति पर नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि समाज में ये जो भी व्यक्ति हैं, चाहे वो रोजगार कर रहे हो, चाहे वो राजनीति कर रहे हो, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे वो लोक सेवक हो, वो सभी अपना सेवा भाव से ही काम कर रहे हैं और सेवा भाव कोई प्रदर्शन की चीज नहीं होती। ठीक है, कहीं ना कहीं एक आदमी को लगता है कि भाई मेरा मैंने किया है या मेरे लोगों ने किया तो उसका ठीक है, होना चाहिए, बट मेरी ऐसी सोच नहीं है, क्योंकि मैं पूरी तरीके से क्या धार्मिक विचारधारा का आदमी हूँ और मैंने आज तक अपने जीवन में अपने पैसे से अपना कोई भी फ्लैक्स नहीं बनवाया। जी। एक बात हमें जहाँ तक जानकारी आ रही थी, आज भी कैमूर नगर के सभी क्षेत्रवासी आपको पांडे जी और जमींदार के नाम से जानते हैं, तो इसमें किस तरीके की जो है आप प्रस्तुति बताएंगे कि जमींदार के नाम से आज भी आप लोगों को जाना जाता है? देखिए क्या है, ये तो मतलब हमारा सौभाग्य है, आप कह लीजिए कि हम ऐसे परिवार में पैदा हुए जहाँ पे कुछ जमीन थी। अब जमींदार का मतलब तो ये नहीं होता है कि जमींदार बिल्कुल सब इतना संपन्न है कि सब कुछ कर ले। जमींदार का एक व्यवस्था थी कि जमींदार जो टैक्स वसूल करके वो राजाओं को देते थे या शासन को देते थे, वो पुरानी व्यवस्थाएं थी जो अब धीरे धीरे शिथिल हो गई। जब से भारत देश आजाद हुआ, व्यवस्थाएं जमींदारी की रह गई, तो वर्तमान में तो हर व्यक्ति सामान्य है और हर व्यक्ति को अपने सामान्य नजरिए से हमने कभी अपने आप को जमींदार नहीं माना। ये आपकी सरलता है, लेकिन हमें जो जानकारी आ रही है आज भी आपको जो है या आपके परिवार का जो योगदान था कैमूर क्षेत्र के लिए, एक व्यवस्था होती है कि जो एक सामाजिक व्यवस्थाएं चली आ रही हैं पूर्वजों पे, तो वो अगर सम्मान हमारे क्षेत्र के लोग हमको देते हैं, हमारे परिवार को देते हैं, तो उनके लिए धन्यवाद है कि हमारे क्षेत्र के लोग हमसे इतना स्नेह करते हैं। क्षेत्र के विकास की बात अगर करें पांडे जी, तो काफ़ी लंबे समय से आप इस क्षेत्र के निवासी रह चुके हैं। राजे रजवाड़े जैसी जमींदारी वाला जो है आपका एक पद मिल चुका है आपको,
तो क्षेत्र के विकास के संबंध में आप बताएं कि मतलब कैसा जो दोनों औद्योगिक कंपनी हैं, एसीसी औद्योगिक कंपनी है, एवरेस्ट इंडस्ट्री है, इन दोनों औद्योगिक कंपनी के बावजूद क्षेत्र का विकास में क्या आप संतुष्ट हैं, या जो पूर्व में नगर परिषद आला अधिकारी बन चुके हैं, अध्यक्ष बन चुके हैं, कहाँ ऐसा कोऑर्डिनेशन तालमेल ऐसा कहाँ ब्रेकडाउन में आ रहा है कि जैसा होना चाहिए सौंदर्यीकरण, माने हमने और भी जगह देखा है औद्योगिक नगरियों में कैसा सौंदर्यीकरण होता है, कैसी शानदार रोडें होती हैं, ये विकास की कमी कहाँ आपको जो है लग रही है? देखिए, मैं आपसे जो भी बात यहाँ पे कर रहा हूँ एक सामान्य नागरिक है। बिल्कुल, एक सामान्य चर्चा ही कर रहे हैं। तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं ये तो नहीं कहूँगा कि विकास कार्य क्षेत्र में नहीं जी, लेकिन ये जरूर कहूँगा कि विकास कार्य को जो गति मिलना चाहिए या तो उस गति से नहीं हुई या नहीं हो पा रहा जी। उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, अब वो कारण क्या है नहीं है, हमारी ऐसी सोच है। जैसा आपने कहा कि आपके परिवार में, तो भाई ऐसा है कि हमारे परिवार में और उस समय जो लोग थे जी, जो भी यहाँ के प्रतिष्ठित या सामाजिक लोग रहे, उनकी एक परिकल्पना थी कि इस क्षेत्र में उद्योग आएंगे, उद्योगों की स्थापना होगी, उद्योगों के साथ साथ लोगों को रोजगार मिलेगा, उनका जीवन स्तर ऊपर उठेगा, इस क्षेत्र में वो होगा। समय गया, वक्त गया, युग बदला, लेकिन ये बात बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि यहाँ का स्थानीय नागरिक जो है वो स्थानीय प्रबंधनों की तरफ अपनी भी रोजगार की आस लगाए हुए बैठा है। लेकिन मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये भी कह देना चाहता हूँ, मुझे कोई इसमें घबराहट और डर की बात नहीं है कि केवल आश्रित उद्योगों पर ही क्यों रहे। यहाँ के जो भी जिन्हें हमने जनप्रतिनिधि बना है या जो भी जनप्रतिनिधि हैं, शासन है, ये शासन की और भी योजनाएं होना चाहिए जिनका क्रियान्वयन यहाँ पे हो सकता है जी। लेकिन केवल एसीसी और एस्बेस्टस की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, तो जो कंपनी अधिनियम है उस पर जो प्रावधान होंगे वो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो शासन जाने, लोग जाने। हमारा ऐसा कहना है कि हमने जनप्रतिनिधियों को नियुक्त किया है, हमारे बीच से हम लोगों ने जनप्रतिनिधियों को बना के भेजा है। ये जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि वो इस क्षेत्र में कैसे लोगों को रोजगार के अवसर दिलवा रहे हैं, चाहे वो एसीसी से दिलवाएं, चाहे वो एवरेस्ट से दिलवाएं या अन्य किसी व्यवस्थाओं से दिलवाएं। तो ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि वर्तमान स्थिति में एक बिल्कुल सुरसा की मुंह की तरह रोजगार कैमूर में बेरोजगार लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं रोजगार की तलाश में, जिनका कोई स्थायी निराकरण जो है वो आज तक समझ में नहीं आ पा रहा है। इस पर प्रयास करना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि जो हमारे सामान्य जनप्रतिनिधि हैं, जिनको भी हम लोग वोट देते हैं, मताधिकार देते हैं, और उनको हम मतलब अधिकार से वो हमारा जो प्रतिनिधित्व करते हैं, चाहे वो कंपनी हो, चाहे शासन हो, चाहे प्रशासन हो, तो कम से कम समय समय पे उनको पब्लिकली एक मीटिंग करना चाहिए। और पब्लिक के लोगों से जो जाने में डर लगता है, उनको ऐसा लगता है कि हम टीआई साहब से बात कर लेंगे या हम एसडीएम से बात कर लेंगे या हम कलेक्टर साहब से बात कर लेंगे, थोड़ा सा हम तेज बोल देंगे तो हमको 151 बंद न करवा, वो अपना अधिकार नहीं समझ रहे हैं, उनके अंदर दहशत है। तो मेरा अधिकारियों से, प्रशासनिक लोगों से भी करबद्ध प्रार्थना है, निवेदन है कि वो लोगों के बीच जाएं, उनके अंदर ये बताएं कि हम आपके लिए हैं, हम आपके लिए ही रिक्रूट किए गए हैं और आपकी सेवा करना ही हमारा काम है, और आप खुल के हमसे बताइए वो भय खत्म। तो जब वो भय खत्म करे होगा तो लोगों के अंदर जागरूकता आएगी तो हर व्यक्ति अपने से पहुंचेगा और हर व्यक्ति अपने से अपना काम और अपनी परेशानी बताएगा, जो संबंधित अधिकारी को भी समझ में आएगा, जो बीच का ब्रेकडाउन है वो डिस्टेंस कम होगा। जी, मेरा ऐसा मानना है। चलिए, आपकी बात के ऊपर एक बात मैं आपसे निवेदन करूंगा कि निवेदन क्या है, मैं आपके आगे प्रस्तुत करूंगा कि चलिए इतनी जानकारी है, इतनी उम्र में आकर के हर चीज का ज्ञान रखना है अपने आप में और उसको प्रसारित भी नहीं करना है। इन केस कोइंसिडेंस अगर कोई एक ऐसा लक बाई चांस बन जाता है संयोग कि एक नगरीय क्षेत्र की जवाबदारी आपके कंधों में रख दी जाए, एक सपोज है आपका जो चैनल के माध्यम से इंटरव्यू लिया जा रहा है, आपकी बातों को प्रसारित किया जा रहा है हमारे चैनल के माध्यम से, जन जन तक पहुंचेगा। मोबाइल टेक्नोलॉजी फैसिलिटी आजकल इतनी हो गई कि एक बार अपन ग्रुप में वायरल किया और तमाम लोगों तक पहुंच जाती देश दुनिया की खबरें। तो अगर आपके ऊपर इस साल नगरीय चुनाव की और नगर परिषद कैमूर अध्यक्ष पद की अगर जवाबदारी आ जाती है तो आपकी योजनाएं किस तरीके से रहेंगी, क्या गाइडलाइन रहेगी आपको क्षेत्र के विकास से संबंधित? देखिए गुलशन जी, पहली चीज तो ये कि ये जो प्रश्न है ये आज के डेट पे काल्पनिक हो सकता है। मैंने पहले कहा कोइंसिडेंस अगर ऐसा लक बाई चांस बन जाता है तो भविष्य के गर्त में क्या है नहीं जाना जाता जी, बट
एक जिम्मेदार नागरिक की हैसियत से मैं फिर आपको बोलूंगा कि मैं एक जिम्मेदार शहरी के नाते जी आपके प्रश्न का जवाब दे सकता हूं। देखिए, किसी भी शहर की, जिले की, राज्य की या देश की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, उसके सुचारू क्रियान्वयन के लिए सबसे पहले सुचारू अर्थव्यवस्था की आवश्यकता है। कैमूर जो हमारा क्षेत्र, मैं केवल कैमूर की बात कर रहा हूं, इसमें एसीसी और एवरेस्ट को अगर अपन अलग करते हैं तो इस क्षेत्र में ऐसा कोई भी चीज नहीं है जहां पे अर्थ आए। इस शहर में जो पैसा चल रहा है, ये शहर में जो पैसा है वो इसी शहर के क्षेत्र के लोगों का है। इस क्षेत्र में कहीं बाहर से पैसा नहीं आ रहा है। फुली डिपेंडिंग ऑन प्लांट। जी, तो अब जैसे आप बरही को देखिए, बरही जो है एक जंक्शन है, बिजराहोगढ़ भी एक मिनी जंक्शन है, कैमूर कोई जंक्शन नहीं। सबसे पहले तो कैमूर को जंक्शन आपको बनाने पड़ेंगे। आपको ये करना पड़ेगा, जैसे बिल्कुल आप परिवहन से शुरू करें तो मेरा ऐसा मानना है कि एक बस, चूंकि आपके यहाँ से मैहर रोड पे तो सीधी है जो जाके मुख्य इलाहाबाद मार्ग में मिलती है, यहाँ से कटनी होते हुए जबलपुर नागपुर, एक बस जो है वो कटनी वाया कैमूर होते हुए मैहर और ये आपका क्या बोलते हैं इसको अपन, अमरपाटन और रीवा होते हुए इलाहाबाद। एक बस जो है वाया कैमूर होते हुए कटनी जबलपुर टच करते हुए नागपुर जाए। तो पहले तो इसको अपन मुख्य मार्ग से जोड़े ताकि यहाँ पे आने जाने वालों का पहली चीज। दूसरी चीज, हालांकि अपना क्षेत्र नहीं है लेकिन कह सकते हैं एक नागरिक होने नाते कि यहाँ पे अगर रेलखंड डाले, रेलखंड तो है ही, इसकी अगर विस्तारीकरण हो जाए, अगर सीधी यहाँ से रेल जो लाइन वहां से घूम के जाती है, वो अगर प्रयास किए करें, माननीय सांसद जी करें, माननीय विधायक जी करें, माननीय प्रधानमंत्री जी को अगर हम सब लोग निवेदन करें और संबंधित जो भी अधिकारी हैं उनसे करें, और अगर ये टनल कट जाए अमदारा पहाड़ वाली और सीधे रेल लाइन झुकेही से जो अमदारा जाती है वो सीधे यहाँ से जब मैहर निकले, एक लाइन वहां से जाए, पर एक पैसेंजर ट्रेन भी अगर यहाँ से चलने लगे तो यहाँ पे एक स्टॉपेज बनेगा, आने जाने वालों का रोजगार बनेगा। नंबर 2। नंबर 3, जो भी कार्यालय है वो 6 से 7 किलोमीटर। तो जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पे मेरे अनुसार से कि नगर पंचायत और थाने को छोड़ के यहाँ पे कोई भी ऐसी शासकीय कार्यालय नहीं है जिनसे डायरेक्ट अप्रोच हो सके पब्लिक की। मैक्सिमम जो है बिजराहोगढ़ में है। तो अगर अपन प्रयास करें, अगर हमारे जनप्रतिनिधि प्रयास करें, अगर पब्लिक प्रयास करे, पब्लिक अगर आह्वान करे, अगर यहाँ के जागरूक लोग निकलें, यहाँ के समाज सेवी निकलें, कैमूर में हमारे इतने एडवोकेट हैं, इतने पढ़े लिखे वकील हैं हमारे यहाँ, इतने अच्छे पत्रकार हैं, इतने अच्छे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं हमारे यहाँ, बड़े बृहद बुद्धिजीवी लोग यहाँ पे, अगर ये सब प्रयास करें तो मैं नहीं समझता हूँ कि यहाँ पे ठीक है अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बिजराहोगढ़ बैठते हैं, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस वो भी बिजराहोगढ़, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि वो रहते हैं हमारे कैमूर में। तो मैं चाहता हूँ कि ज्यादा नहीं, मेरा अपना प्रपोजल है कि अगर हफ्ते में 2 दिन हाफ डे भी अगर वो यहाँ पे बैठे तो पब्लिक डायरेक्ट उनसे मिल सकती है, इस क्षेत्र की जनता। दूसरी चीज है, हमारे क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र लगा हुआ है, यहाँ पे किसी प्रकार की कोई खरीदी केंद्र नहीं है कैमूर प्रॉपर में। यहाँ पे कोई भी अनाज मंडी नहीं है खरीदी की जो बनाई जा सकती है, यहाँ पे कोई भी वेयर हाउस नहीं है जो बनाए जा सकते हैं, यहाँ पे कोई भी पशु चिकित्सालय तो छोड़िए पशु डिस्पेंसरी भी नहीं है कि अगर यहाँ पे बहुत से लोग हैं जिन्होंने डॉग्स पाले हुए हैं, जानवर मवेशी हैं, गाय हैं, भैंस हैं, बकरी हैं, अगर रात में कोई समस्याएं होती हैं तो आदमी यहाँ से 8 किलोमीटर दूर जा रहा, उस समय भी डॉक्टर साहब वहाँ पे हैं या नहीं है, तो छोटे छोटे कार्यालय, उप कार्यालय यहाँ खोले जा सकते हैं। मेरा शासन प्रशासन से भी ये निवेदन है या आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग आज सुन पा रहे हो कि कम से कम माननीय मुख्यमंत्री जी और शासन में जो भी लोग बैठे हैं वो इस प्रयास को करें कि अगर उप तहसील बनी बन सकती है, अगर एक दिन नायब तहसीलदार साहब हमारे सिंगौड़ी में बैठ सकते हैं तो कम से कम 2 दिन कैमूर में बैठ सकते हैं। तो दूसरी चीज, तीसरी चीज जो मेलों का आयोजन होता है, रोजगार मेलों का आयोजन यहाँ पे जी, यहाँ पे कृषि मेलों का आयोजन हो, हमारे पास बहुत प्रोमाइसेस है, हमारे एलसीसी रजिस्टर्स के पास बहुत, हम उनसे कुछ नहीं लेंगे, आप प्रोमाइसेस पर दीजिए, बाकी व्यवस्था हम लोग कर लेंगे जी। हमारे यहाँ पे हॉर्टिकल्चर का, वो बागवानी का यहाँ पे एक प्रदर्शनी लगाई जा सकती है। समय समय पे जो भी ऐसे शासन के योजनाएं आती हैं या प्रदर्शनी आती है उनको यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो अगर
हमारे यहाँ लगेंगी तो जो हमारे फोटोकॉपी वाले हैं या स्टेशनरी वाले हैं, अगर वो जी, 500 रुपए का जी, काम जी, कर रहे हैं जी, तो वो 1000 का काम करेंगे। जी। अब 2 दिन तो करेंगे, आखिर वो बाहर का पैसा आएगा हमारे यहाँ दिखेगा तो हाँ जी, कहीं से तो आएगा। मेरा कहना एसीसी एवरेस्ट तो कर ही रहे हैं। आज इस 21वीं सदी में हम पहुंच के शासन की जो योजनाएं हैं, और यहाँ एक ITI नहीं है, जी, यहाँ पे एक भी ITI नहीं है शासन की। यहाँ पे मतलब शासन का पूरा व्यापार पूरा सब कुछ कैमोर में केंद्रित होता है, डिपेंड है। और हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। क्या हम लोग कंपनी एस्पेक्ट और एसीसी के अलावा और कुछ सोचने की स्थिति में नहीं है? जी, या जहाँ पे एसीसी और एवरेस्ट नहीं है, क्या वहाँ का विकास नहीं होगा? जी। हमारा कहना है इनको तो विकास करना ही पड़ेगा और करना ही चाहिए, और जो भी उनके नियमावली में होगा वो करा लिया जाएगा उनसे। जी। लेकिन स्थानीय स्तर पे शासन की जो योजनाएं, हाँ। यहाँ लघु उद्योग कैसे आए? उनको प्रसारित नगर करना पंचायत अधिनियम में प्रावधान है कि वो एक लोगों को रोजगार दे सकते हैं, वो लोगों का एक डेयरी उद्योग हो सकते हैं जो रजिस्टर्ड हो। जी। तो क्या है, थोड़ा प्रशासनिक भी यहाँ का राजस्व की भी बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं। मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, जब समय आएगा, समय काल देश परिस्थिति जो भी होगा वो देखा जाएगा। बट ये है कि अगर आप सच्चे मन से हाँ जी, और पूर्ण इच्छा शक्ति के साथ अगर अपने काम को कर रहे हैं तो आप उस काम को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है। जी, जी। केवल बातें करने से काम नहीं होता, काम को करना पड़ता है, और काम को मूर्त रूप देने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, उस हिसाब से आपको करना पड़ता है। आप एक प्लान तो करिए। यहाँ की नगर पंचायत की मैं बात नहीं करना चाहता हूँ, आप कैमोर में रहते हैं, आपका भी घर देखिए, यहाँ पे कोई प्लानिंग नहीं कि सड़क कितने फिट होना चाहिए, रोड कितने फिट होना चाहिए, स्ट्रीट कितने फिट होना चाहिए, गली कितने फिट होना चाहिए, लाइन मार्किंग कितने पे होना चाहिए, नाली कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए। लोगों को अगर आप घर की बनाने की परमिशन दे रहे हैं तो उसकी क्या व्यवस्था होनी चाहिए, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। अगर यहाँ पे आप लोग के यहाँ इतना अच्छा व्यापारी आप लोगों ने अभी वो बनाया, मुझे पता चला। हाँ जी, व्यापारी संगठन बनाया। व्यापारी संगठन, बहुत खुशी की उसको आपको बधाई है उसके लिए। जी, जी। व्यापारियों की सुरक्षा के लिए नगर पंचायत ने क्या व्यवस्था की, व्यापारियों के वहाँ पे गाड़ी पार्किंग की क्या व्यवस्था हुई, व्यापारियों के कॉम्प्लेक्स में सुलभ शौचालय की क्या व्यवस्था हुई, ये सब व्यवस्थाएं जो की जा सकती है, जिसका हर व्यक्ति, एक आम नागरिक या तो शासन से आस लगाएगा या जनप्रतिनिधि से आस लगाएगा। जनप्रतिनिधि अपना काम उनको करना चाहिए, शासन से तालमेल मिला के करना चाहिए, जो लोग जानकार हैं उनसे सलाह लेनी चाहिए। भाई आफ्टर ऑल आप पब्लिक के लिए बने हैं ना, पब्लिक ने आपको वो अधिकार दिया है कि आप जाके अपनी बात रख सकें, आप पब्लिक की तरफ से आप पब्लिक का प्रतिनिधित्व कर सकें। तो जब आप पब्लिक का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो पब्लिक से आप बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको पब्लिक से डायरेक्ट बात करने में क्या तकलीफ है? हो सकता है पब्लिक के बीच से आपको कोई अच्छी सलाह मिले। जी। तो मेरा ऐसा मानना है कि पब्लिक तो सर्वोपरि है भाई। पारंपरिक ने लोकतंत्र में पब्लिक महान। जी। लोकतंत्र अगर है तो पब्लिक की वजह से है, लोक सेवक है तो पब्लिक की वजह से है, जनप्रतिनिधि है तो पब्लिक की वजह से, इसलिए पब्लिक का स्थान सर्वोपरि। तो पब्लिक की जो नीड्स है उसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा। जी। विद इन टाइम, मतलब बिल्कुल उसमें आपको समय खोटी नहीं करना। आप लोगों के बीच में जाइए, लोगों की वो करिए। आज भी पुराने ढर्रे पे काम चल रहा है, क्यों चल रहा है? ये सब प्रश्न ही है। तो आपने प्रश्न किया इसलिए मैंने इतना बोल दिया, बाकी मैं तो न उस स्तर पे हूँ अभी, ना मैं उस स्तर पे अपने आप को समझता हूँ, लेकिन फिर भी एक जागरूक नागरिक होने के नाते मेरा जो सुझाव था वो मैंने आपके सामने रखा कि बाहर से आप ऐसे कोई भी प्लेटफॉर्म तैयार करिए जाकि लोग बाहर से यहाँ पे आए। आप बताइए, यहाँ पे एक नगर पंचायत ने आज तक एक पार्क का निर्माण नहीं किया, यहाँ पे एक भी वृद्धाश्रम नहीं है, यहाँ पे एक भी वाचनालय नहीं है। अभी हमारे यहाँ पे वार्ड नंबर 6 में जहाँ पे हम रहते हैं, हमारे यहाँ पे वहाँ पे 6 नंबर वार्ड में जो बस्ती है वहाँ पे पुराना सरकारी अस्पताल की बिल्डिंग जो है वो बंद है, समय आते आते वो नष्ट हो जाएगी। उसका आप यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं। आप वहाँ पे एक शाम का क्लब बना दीजिए, बच्चों के लिए कैरम रखवा दीजिए, वहाँ पे टेबल टेनिस लगवा दीजिए, बुजुर्गों के लिए 4 चेयर लगा के वहाँ पे कॉमिक्स रखवा दीजिए, धार्मिक किताबें रखवा दीजिए। कम से कम आदमी निकले अपने घर बैठे। तो आज हमारे घर कोई भी मेहमान आता है, हम कहाँ लेके जाएं? केवल एक जगह, एसीसी ग्राउंड, मुरलीधर मंदिर। शासन प्रशासन ने कौन सी जगह इजाद की? शासन प्रशासन ने कौन सा एक यहाँ पे ऐसा स्टेज बना के दी है या ऐसी जगह बना के दी जहाँ की हम अपने लोगों को लेके जा सकें?
हमको अपने लोगों को दूसरों को का दिखाना पड़ता है कि ये देखिए भाई, आखिर एसीसी की तो व्यक्तिगत निजी संपत्ति है ना। हाँ जी, उसका उपयोग हम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर कल को वो नहीं करते कि आप हमारी संपत्ति को उपयोग नहीं कर सकते तो हमारे पास क्या है? आखिर हम भी टैक्स देते हैं, तो हमारा जो राइट है उसको कौन, हमारे नीड्स को कौन फुलफिल करेगा? उसको शासन करेगा ना। तो शासन बनाए। जानवरों की आप बात देखिए, नगर पंचायत में वो भी एक्ट में प्रावधान है कि हमारा जानवरों को आप पकड़वाइए, उनको छुड़वाइए। अगर आपने कहीं इंक्रोचमेंट किया उसका प्रावधान। यहाँ की नगर पंचायत कुछ करना ही नहीं चाहती, न कभी कि आपने कोई इंक्रोचमेंट तोड़ा देखा होगा न। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि अभी कल आप ITI लगा लीजिए और निकलवा लीजिए कि कितने लोगों ने यहाँ पे भवन निर्माण की स्वीकृति ली, उसकी भी जानकारी। आखिर राजस्व की हानि हो रही है ना। तो राजस्व की हानि हो रही है तो उसका डेवलपमेंट में तो बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है ना। यहाँ पे होता क्या है, मैं कहना नहीं चाहूंगा, जनप्रतिनिधि ये चाहते हैं कि भाई हम ही अगले साल भी हमें इनसे क्यों बुरा लें। उस भाई आप कुछ कार्य करेंगे जिसमें सौंदर्यीकरण का काम है, कोई भी रचनात्मक कार्य है, शहर के डेवलपमेंट, तो आपका किसी से तो विरोध होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि गुलशन भाई के सामने रोड बन रही है तो गुलशन जी मेरे दोस्त है तो टेढ़ी बन जाए, वो मेरा दुश्मन है तो टेढ़ी, तो बनेगी तो लाइन से बनेगी ना। तो आप इंक्रोचमेंट भी क्यों नहीं तोड़ रहे हैं? आप परमिशन दे रहे हैं तो आप जाके स्पॉट क्यों नहीं देख रहे हैं? आप जो चीज कर रहे हैं, आप रोड बना रहे हैं, आप नाली निर्माण करा रहे हैं, तो वहाँ पे इंजीनियर की उपस्थिति होना चाहिए, वहाँ पे CMO की उपस्थिति होना चाहिए, वहाँ पे जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति होना चाहिए, वहाँ पे संबंधित अधिकारी की उपस्थिति होनी चाहिए। कौन सुनिश्चित करेगा? पब्लिक सुनिश्चित करेगी। पब्लिक ने तो टैक्स दिया और आपसे अपेक्षित कर रही है। अब सब अगर पब्लिक करने लगे तो आप क्यों जनप्रतिनिधि बने हैं, आप क्यों लोक सेवक बने हैं? दैट इज द क्वेश्चन। मैं आपको यहीं पर फिर विराम दूंगा और मेरा सवाल अभी फिर वहीं खड़ा हुआ है कि कोइंसिडेंस, अगर आपको ये पद आपके कंधों में डाल दिया जाए तो आपकी क्या गाइडलाइन रहेगी क्षेत्र के विकास को लेकर के? देखिए, नियमावली के अनुसार जो भी होगा, देखिए ये जो लोग बात करते हैं राजनीति में मंच में खड़े होकर घोषणा कर देना, कोई अपनी जेब से नहीं देता है। घोषणा आप शासन के पैसे से, पब्लिक के पैसे से ही पब्लिक को दे रहे हैं। तो मैं तो सबसे पहले इसको गलत मानता हूँ कि घोषणा करनी नहीं चाहिए आदमी को। हाँ, आदमी के अंदर जज्बा होना चाहिए काम करने का। जब आप उस मार्ग में पहुंचे तो नियमावली के अनुसार शुद्ध अंतःकरण से जो आप शपथ लेते हैं, उस शपथ के साथ आपको उस यज्ञ में कूदना चाहिए और उस लड़ाई में अपना पार्टिसिपेट करना चाहिए। रही बात मेरे, आपने अगर प्रश्न पूछ ही लिया है तो जब समय आएगा तो आपको 2 महीने के अंदर दिख जाएगा कि शहर में काम कैसे होते हैं और कैसे कराए जाते हैं और कैसे होने चाहिए। जी। क्योंकि क्या है, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास जो भी ज्ञान है, जो भी संस्कार है, मेरे पूज्य पिताजी के दिए हुए हैं। मेरे पिताजी नरोजाबाद यहाँ से लगा हुआ है, 12 साल नगर पालिका के अध्यक्ष थे, डॉक्टर हैं, वकील हैं, समाज सेवक थे। उन्होंने मुझे जो बताया, ईमानदारी के रास्ते पे चलना, ईमानदारी से काम करना। और मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति अगर ईमानदारी से, शुद्ध अंतःकरण से अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा है तो वो पूर्ण सफलता प्राप्त करेगा। कोई बाधा, कोई व्यवधान उसको रोक नहीं सकता है। बहुत सुंदर विचार, बहुत अच्छा समय दिया पांडे जी ने, और आपके विचारों से जो आपके विचार जन जन तक पहुंचेंगे, वास्तव में ऐसा कहा जा सकता है कि सभी का हृदय गदगद हो जाएगा। और हमारे चैनल के माध्यम से बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे इतना समय दिया, मुझे सुना। सादर आपको धन्यवाद यहाँ बैठने के लिए। तो मैं आपसे और आपके चैनल के माध्यम से सबसे क्षमा याचना चाहूंगा। मेरा कोई उद्देश्य नहीं था, क्योंकि आपने मुझे बुलाया, मुझसे सामने बात रखी, तो मैंने जो भी बात की है वो एक सामाजिक व्यक्ति के रूप से रखी है, ना ही राजनीतिक मंच से रखी है, ना ही मैंने किसी मैं व्यक्तिगत रूप से अपनी राय रख रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जैसी राय मेरी ऐसी हर व्यक्ति को, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि हर आदमी अपने आप में पूर्ण ब्रह्म है। अगर वो चाह ले, अगर वो चाह ले तो वो खुद है। हर व्यक्ति के पास दिमाग है, हर आदमी के पास आंख है, हर आदमी के पास हाथ है, हर आदमी के पास पैर है। तो विशेष तो कोई है नहीं, विशेष तो आपके कर्म और आपकी क्रिया आपको बनाती है। तो आप उस विशेष क्रिया और कर्म पे अग्रसर हो ना, ईश्वर आपका साथ दे। चलिए, बहुत जल्द आपसे फिर पुनः एक दूसरी बैठक में मुलाकात होगी। धन्यवाद करते हैं पांडे जी आपका।